दोस्तों, ईरान पर युद्ध छेड़ने के बाद क्या अब ट्रंप घबराहट की हालत में पहुंच चुके हैं? क्योंकि जो लक्ष्य ट्रंप को हासिल करने थे, जो टारगेट उनको हासिल करने थे, यानी ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज, उसमें तो सफल नहीं हुए। न ही ईरान के परमाणु ठिकाने तक उनकी पहुंच बनी है। तो क्या अब अपनी घबराहट छिपाने के लिए ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं? जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 48 घंटे 48 आवर्स में के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट अगर न खोला गया तो उसके पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने देखिए क्या कुछ लिखा है कि ईरान को तत्काल हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देना चाहिए। अगर ईरान पूरी तरह से इस रास्ते को नहीं खोलता है तो ठीक 48 घंटे बाद अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी, ये लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने तो घड़ी की टिक टिक शुरू कर दी है, बिल्कुल जो काउंटडाउन कहते हैं जिसको। लेकिन जब ये टाइम बम फूटेगा तो इसमें अमेरिका और इजराइल ही क्या सबसे ज्यादा घायल होंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने तो कह दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध पर अपना नियंत्रण खो चुके हैं और घबराहट की स्थिति में हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर ईरान ने एक तरफ दुनिया को संदेश दे दिया, मैसेज दे दिया कि युद्ध में दुश्मन का साथ देने वालों को क्या नुकसान हो सकता है, और दूसरी तरफ डिएगो गार्सिया तक मिसाइल भेजकर अपनी ताकत का जलवा भी ईरान ने दिखा दिया, जिसके बाद अल्टीमेटम देना शायद ट्रंप की मजबूरी बन गई। ब्रिटेन भी शायद इसी मजबूरी का शिकार हो रहा है। खबर है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ब्रिटिश पनडुब्बी HMS एनसन अरब सागर में पहुंच गई है, और ये ऐसा समय है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को तेज करने की धमकी दे रहा है। इधर जापानी प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद जापान के विदेश मंत्री मोटेगी ने कहा है तोशिमित्सु मोटेगी, जापानीज नाम है, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाता है, तो तोशिमित्सु मोटेगी ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो जाता है तो जापान हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछी बारूदी सुरंगों को यानी माइंस को हटाने में मदद कर सकता है। इन खबरों का आपस में क्या संबंध हो सकता है, इसकी पड़ताल करने की जरूरत है। एक तरफ ब्रिटेन, दूसरी तरफ जापान, और इन सब के बीच अमेरिका सैन्य अभियान तेज करने की बात कर रहा है और जापान सीज फायर का जिक्र कर रहा है। क्या अंदर खाने कोई खिचड़ी पक चुकी है कि ट्रंप को फेस सेविंग का मौका मिले? वैसे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO में ईरान के प्रतिनिधि का कहना है कि सुरक्षा और संरक्षा व्यवस्था के लिए ईरानी सरकार के समन्वय से विदेशी जहाज अभी भी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर सकते हैं। अली मौसावी, जो ब्रिटेन में ईरान के राजदूत भी हैं, उन्होंने मेहर समाचार एजेंसी को बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के साथ साथ ईरान की क्षेत्रीय अखंडता और अधिकारों का सम्मान भी होना चाहिए। बहुत सही कहा इन्होंने। इस बीच UAE ने 21 अन्य देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें ईरान द्वारा खाड़ी में यानी गल्फ में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले की निंदा की गई है। UAE ने किया है। वहीं G7 देश अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, इटली, जापान, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने ईरान और उसके प्रॉक्सी की तरफ से हो रहे अनुचित हमलों को लेकर मध्य पूर्व के अपने साझेदारों के प्रति समर्थन जताया है। इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अब टोक्यो में ईरानी दूतावास, ईरानी एम्बेसी टोक्यो में, उसने एक सोशल मीडिया पोस्ट में क्या कुछ लिखा है आपके सामने रखता हूं। लिखा है कि G7 के विदेश मंत्रियों से और क्या उम्मीद की जा सकती है, जिसमें ईरान पर हमला करने वाला अमेरिका भी एक पक्ष है। ईरानी दूतावास ने यह भी कहा है कि हैरानी की बात नहीं है कि यह बयान ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों की निंदा करने की जहमत भी नहीं उठाता, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का घोर उल्लंघन है। यह G7 के अन्य सदस्य देशों के लिए कई अहम सवाल खड़े करता है। ईरान ने यहां पर ईरानी एम्बेसी ने यह भी सवाल किया है कि क्या यह देश स्पष्ट कर सकते हैं कि क्षेत्र के किन देशों में मौजूद कौन से अमेरिकी ठिकानों से बेकसूर नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचों के खिलाफ युद्ध अभियान चलाए जा रहे हैं। माफी चाहूंगा।
क्या वे उस हवाई क्षेत्र के बारे में बता सकते हैं जहां से अमेरिकी KC-135 अपने ट्रांसपोंडर चालू रखते हुए गुजरते हैं, ताकि उन अमेरिकी और इजरायली लड़ाकू विमानों को ईंधन दे सकें जो ईरान में नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचों को निशाना बना रहे हैं? ये सवाल। इसके अलावा ईरान ने और भी कई सवाल खड़े किए हैं और G7 से पूछा है कि क्या वो ये साफ कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं कि उन्होंने हमलावरों के युद्ध अपराधों की निंदा क्यों नहीं की, खासकर मिनाब में 165 बेकसूर स्कूली बच्चों के मामले में। अब ईरान के सवालों का क्या कोई जवाब G7 देश दे पाएंगे, यह देखना होगा दोस्तों। वहीं ईरान भी अब इजराइल को युद्ध के नुकसान का स्वाद चखा रहा है। दक्षिणी इजराइल के कस्बे अराद और दिमोना में ईरानी मिसाइलों ने खासी तबाही मचाई है। ये जो नाम बता रहा हूं, ये अराद और दिमोना और इजराइल के कस्बे, दक्षिणी इजराइल के कस्बे जो हैं, ये सब इजराइल की बात मैं कर रहा हूं। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये तस्वीरें इजराइल की हैं। जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भविष्य के लिए लड़ी जा रही जंग में इस हमले को एक मुश्किल समय बताया है। पहली बार इजराइल के प्रधानमंत्री मीडिया से कहते हुए और इस जगह पे पहुंचते हुए ये बता रहे हैं कि हमारे देश के लिए ये मुश्किल समय है। अभी तक तो कह रहे थे जंग हम जीत गए, अब मुश्किल समय कैसे आ गया, ये भी एक सवाल है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी के चलते इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं किया जा सका। हमले में अराद में 75 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 की हालत बहुत खराब बताई जा रही है। वहीं दिमोना में भी 33 लोग घायल हुए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, वहां से इजराइल की सरकारी अधिकारियों का आंकड़ा है। लेकिन ईरान का दावा है कि 100 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए हैं। इन हमलों के बाद इजराइल के विदेश मंत्रालय ने ईरान पर आरोप लगाया है कि वो नागरिकों को निशाना बना रहा है। इजराइल के मंत्रालय ने एक्स पर जारी बयान में कहा है कि ईरानी शासन ने अराद और दिमोना पर मिसाइलें बरसाकर नागरिकों पर हमला किया। हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हैं, इसमें बच्चे भी शामिल हैं। बयान में इस हमले को युद्ध अपराध और आतंकवाद बताया गया है। इजराइल के इस बयान पर क्या कहा जाए दोस्तों, जिसे गजा में मासूमों के कत्लेआम में हिचक नहीं हुई, मिनाब में 168 बच्चियों को मारने में जिसके हाथ नहीं कांपे, वह अब युद्ध के नियम, जंग के नियम बता रहा है। बहरहाल इजराइल की आम जनता ही अब नेतन्याहू जैसे युद्ध अपराधी का हिसाब कर सकती है। बाकी रहा सवाल ईरान का, तो उसे अल्टीमेटम देकर ट्रंप ने बता दिया है कि अब ईरान अमेरिका के सामने कितनी बड़ी ताकत बन चुका है, क्योंकि अब अल्टीमेटम देना पड़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप साहब को। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या वाकई ट्रंप अब घबराहट में है, इसीलिए ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया है ईरान को। एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के बीच ईरान को क्या हराना अब मुश्किल है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। बिलियन डॉलर का सवाल है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए। डोनाल्ड ट्रंप साहब अब सोकर जग चुके हैं। जगने के बाद उन्होंने एक ट्वीट कर दिया, वो ट्रूथ सोशल पे लिखते हैं, उन्होंने लिख दिया है। वो भी आपके सामने स्क्रीन पर हम लेके आएंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले ज़रा हमारे तमाम साथियों से आपकी मुलाकात करवा देता हूँ। आज रविवार का दिन है, संडे, और कई लोग आज आराम फरमा रहे होंगे, लेकिन हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। हमारे साथ इस वक्त 6 लोग हैं। देखिए 6 हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। हमारे साथ अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, और उधर ईरान से हमारे साथी जुड़े हुए हैं जॉन आब्दी साहब। आब्दी साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। अमलिंदु जी, आपका भी स्वागत है। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत। और प्रशांत जी, आपका स्वागत। और स्वागत करता हूँ प्रफुल्ल कोलखियान जी, सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। 23 दिन हो गए। जॉन आब्दी साहब, आपके पास आना चाहता हूं। 23rd डे ऑफ दिस वॉर, और उसके बाद ईरान रोज कुछ ना कुछ नया निकाल रहा है। और आज तो बेन्यामिन नेतन्याहू अगर कह रहे हैं कि हमारे देश के लिए ये बहुत मुश्किल समय है, तो यानी यहां पर अब, और डोनाल्ड ट्रंप साहब अल्टीमेटम दे रहे हैं। उधर जापान बहुत मजे ले रहा है, कह रहा है कि आप सीज फायर कर दो, हम जो हॉर्मुज के नीचे जो माइंस बिछाए हुए हैं उसको निकाल लेंगे। वो तो सीज फायर के बाद कोई भी निकाल लेगा, उसमें जापान फिर ऐसा क्यों कह रहा है, ये सब जरा आपके जरिए हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो पे आप हैं, आप ईरान में हैं, और आपसे बेहतर कौन बताएगा कि कल से लेकर आज तक
ईद कैसी मनी ये बताइए, और ईद के बाद अब क्या मिजाज हैं वहाँ के आवाम के, ये बताइए। दोस्तों, ईरान पर युद्ध छेड़ने के बाद क्या अब ट्रंप घबराहट की हालत में पहुंच चुके हैं? क्योंकि जो लक्ष्य ट्रंप को हासिल करने थे, जो टारगेट उनको हासिल करने थे, यानी ईरान में सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज, उसमें तो सफल नहीं हुए। न ही ईरान के परमाणु ठिकाने तक उनकी पहुंच बनी है। तो क्या अब अपनी घबराहट छिपाने के लिए ट्रंप अल्टीमेटम दे रहे हैं? जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 48 घंटे 48 आवर्स में के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट अगर न खोला गया तो उसके पावर प्लांट्स को तबाह कर दिया जाएगा। ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने देखिए क्या कुछ लिखा है कि ईरान को तत्काल हॉर्मुज स्ट्रेट खोल देना चाहिए। अगर ईरान पूरी तरह से इस रास्ते को नहीं खोलता है तो ठीक 48 घंटे बाद अमेरिका उसके पावर प्लांट्स को तबाह कर देगा। शुरुआत सबसे बड़े पावर प्लांट से होगी, ये लिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने तो घड़ी की टिक टिक शुरू कर दी है, बिल्कुल जो काउंटडाउन कहते हैं जिसको। लेकिन जब ये टाइम बम फूटेगा तो इसमें अमेरिका और इजराइल ही क्या सबसे ज्यादा घायल होंगे, ये सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस मर्फी ने तो कह दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ युद्ध पर अपना नियंत्रण खो चुके हैं और घबराहट की स्थिति में हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर ईरान ने एक तरफ दुनिया को संदेश दे दिया, मैसेज दे दिया कि युद्ध में दुश्मन का साथ देने वालों को क्या नुकसान हो सकता है, और दूसरी तरफ डिएगो गार्सिया तक मिसाइल भेजकर अपनी ताकत का जलवा भी ईरान ने दिखा दिया, जिसके बाद अल्टीमेटम देना शायद ट्रंप की मजबूरी बन गई। ब्रिटेन भी शायद इसी मजबूरी का शिकार हो रहा है। खबर है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ब्रिटिश पनडुब्बी HMS एनसन अरब सागर में पहुंच गई है, और ये ऐसा समय है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को तेज करने की धमकी दे रहा है। इधर जापानी प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के बाद जापान के विदेश मंत्री मोटेगी ने कहा है तोशिमित्सु मोटेगी, जापानीज नाम है, थोड़ा सा टंग ट्विस्ट हो जाता है, तो तोशिमित्सु मोटेगी ने कहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर हो जाता है तो जापान हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछी बारूदी सुरंगों को यानी माइंस को हटाने में मदद कर सकता है। इन खबरों का आपस में क्या संबंध हो सकता है, इसकी पड़ताल करने की जरूरत है। एक तरफ ब्रिटेन, दूसरी तरफ जापान, और इन सब के बीच अमेरिका सैन्य अभियान तेज करने की बात कर रहा है और जापान सीज फायर का जिक्र कर रहा है। क्या अंदर खाने कोई खिचड़ी पक चुकी है कि जी आपका जो सवाल है जी, ईद जो है वो उसने अपना काम किया है, लोगों की दुआओं ने अपना काम किया। डबल ईद थी, एक ईद उल फित्र थी, दूसरा ईद नौरोज जो ईरानी साल था उसने। पहले बात तो आपने जो शुरुआत में सवाल किया था कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या रही, तो मैं आपको बताऊं कि ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो वैसे ही जैसे लोग जोश और जज्बे के साथ सड़क पे रहे यहाँ पर और निकले, ईद भी मनाई, नमाज भी पढ़ी, दुआ भी की और साथ साथ अपने जज्बे का भी ऐलान किया। और अब इस वक्त जैसे भी हमारे भाई जो है वो बात कर रहे थे कि देखिए अमेरिका और इजराइल का अभी तक जो एक भूत बनाया गया था पूरी दुनिया में कि ये इतने बड़े सुपर पावर हैं कि इनको कोई छू भी नहीं सकता है, इनका कोई बिगाड़ नहीं सकता है इनके बारे में। और स्पेशली हमारे मुल्क में उसको इतना बड़ा बना के पेश किया गया कि लोग इस सोच से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब जो है ये सोच टूट चुकी है। दो चीजें होती हैं सुपर पावर के लिए, एक तो ये कि वो किसी को भी चाहे तो वो मार सकता है, दूसरी बात ये है कि कोई अगर उसको मारना चाहे तो वो उसे रोक सकता है। तब जाके कोई भी मुल्क, कोई भी कंट्री अगर कहा जाए तो वो सुपर पावर बनती है। ये एक भ्रम था, ये एक गलतफहमी थी जो दुनिया वालों के ज़हनों में डाली थी, क्योंकि सिक्के का एक ही पहलू अमेरिका और इसराइल का लोगों ने देखा था और वो था जुल्म। जिसको भी चाहे मार दे, जिसको भी चाहे उठा ले जाए, जिसको भी चाहे खत्म कर दें, जिसके ऊपर चाहे सेंक्शन लगा दें, जिसके ऊपर चाहे जुल्म कर लें, जिसको चाहे दबा दें, कुचल दें। ये एक पहलू था। दूसरा पहलू उन्होंने कभी सोचा नहीं था और इन्होंने कभी देखा नहीं था कि कोई हमको भी आकर मार सकता है, कोई तरीका से मार सकता है कि हमारे पास बचने का रास्ता नहीं होगा। इन्होंने सोचा था कि हमने बड़े आयरन डोम लगा लिए हैं, हमारे पास थाड है, हमारे पास
बंकर्स हैं, अगर ये मिसाइल आ भी जाती है तो वहां जाकर छुप जाते हैं। लेकिन ईरान ने जो भ्रम तोड़ा है, ईरान ने जो आके एक गलतफहमी को खत्म किया है कि नहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप किसी को मार के चले जाएंगे और कोई आपको जवाब नहीं दे सकता है, तो ये आप पहले मजा चखिए। आपने जो गजरे में लोगों को मारा था, मजलूमों को मारा था। आयतुल्ला शहीद इमाम खामेनी ने 4-5 साल पहले एक बहुत ही मशहूर उनका जुमला है, ईरान में यहाँ पर कहा जा रहा है, मैं उसको पर्शियन में कह के तर्जुमा कर देता हूँ। उन्होंने ईरान को, अमेरिका को बहुत ही खुले लफ्जों में ये चेतावनी दी थी। पर्शियन में उन्होंने कहा था कि दौरान बेजन व दर्रो गुजश्ते मीजनी मिखुरी, के मार के निकल जाओ, ये वाला जमाना खत्म हो गया, अभी मारोगे मार खाओगे, ये उसूल हो गया है। अब आप देख लीजिए, अभी तक की जो जितने भी हमले हुए हैं अमेरिका की तरफ से, एग्जैक्टली वैसे ही हमले ईरान जो है वो कर रहा है अमेरिका और इसराइल के लिए। पहले कह दिया था कि तुम्हारे खाड़ी देशों में, तुम्हारे वहां पर अमेरिका में नहीं मारेंगे, यहाँ पर जहां पर भी तुम्हारे इंटरेस्ट है हम हर जगह पर तुमको मार मार के खत्म करेंगे, और हमारा मकसद ये है कि तुम यहाँ से अपना बोरिया और बिस्तर समेटो और निकल जाओ। यही बात उन्होंने इसराइल के लिए भी कही थी। इसराइल से कहा था कि उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर मारोगे, नतंज के ऊपर उन्होंने मारा, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं कि क्या नुकसान हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। डैमोना के ऊपर जो मारा है, जो डैमोना इनका जो है एक बस्ती है जहाँ पर इनका न्यूक्लियर प्लांट है, इन्होंने वहां से 10 किलोमीटर पहले मारा है, उस जगह के ऊपर मारा है जहां पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं और वहां पर रिसर्च सेंटर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 12 दिनों वाली जंग में वाइजमैन के ऊपर मारा था इन्होंने, वैसे ही उस जगह के ऊपर मारा है। अब ये छुपाते हैं कि हमारे 20 लोग जो है वो जख्मी हो गए, फला हो गए। इतना बड़ा 2 मिसाइल हिट किए इन्होंने, एक अराक के ऊपर और एक आपके ड्रीमोना के ऊपर, और दोनों ही जाके सक्सेसफुली हिट किए हैं और बहुत बुरी तबाही की है। उस तबाही की दलील अगर देखना है तो ये नेतन्याहू बिल से बाहर निकल आया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि आखिर ये कौन सी ताकत कि एक तरफ वो अमेरिका धमका रहा है ईरान को, 48 आवर्स का आपको वहाँ से वो कह रहे हैं कि 48 घंटे में हॉर्मुज खोल दो, साफ कर दो, वरना हम आपके जो पावर सप्लाई है उन सबको ख़त्म कर देंगे। लेकिन दूसरी तरफ एनर्जी सप्लाई की बात, और दूसरी तरफ ईरान है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी है यहाँ पे? क्या अमेरिका की इन धमकियों से ईरान अब बिल्कुल बाहर हो चुका है, ईरान को अब इन धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा है ये माना जाए, या ईरान यहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है? आप चूंकि ईरान में हैं इसलिए आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर ईरान की ताकत क्या है। आब्दी साहब देखिए, यहाँ पर 2-3 बातें आपने कही, मैं उसका शॉर्ट में जवाब देता चलूं। पहली बात तो ये कि जो ट्रंप है ना, उसका 48 घंटा जो है, हमारा 48 घंटा 2 दिन का होता है, उसका 48 घंटा कई दिनों का है। ठीक है, कई मतलब उसने घंटों की जो है वो धमकियां दी हैं। ठीक है, दूसरी बात, ट्रंप जो है वो कौन सा नशा करता है, ये अभी तक ये भी एक रिसर्च का मतलब जो है वो पहलू है, ये रिसर्च करना पड़ेगा ये कौन सा नशा करता है, ये किस दुनिया में रह रहा है। ये कह रहा है कि हमने इनकी आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने उनकी नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमने उनकी मिसाइल फैसिलिटीज डिस्ट्रॉय कर दी, हमने जो है वो उनका सब कुछ यानी न्यूक्लियर प्लांट जो है वो खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, चंद घंटों के बाद उनका F-35 ईरान गिरा देता है, उस पर हमला कर देता है, उसको बुरी तरीके से बर्बाद कर देता है। ठीक है, जैसे ही वो कोई ऐसी धमकी देता है, उसके फौरन बाद ईरान उसको कोई एक जवाब दे देता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं राजीव जी कि ईरान की जो असल ताकत है ना, हथियार नहीं है खाली, ईरान की असल ताकत उसकी आवाम है, ईरान की असल ताकत उसकी आइडियोलॉजी है, ईरान की जो असल ताकत है वो उसका वो लाइन है कि जो वो लेके चल रहे हैं शुरू से, और वो क्या है, वो ये है कि हमको जुल्म बर्दाश्त नहीं है, ना हम जुल्म करते हैं ना ही हम जुल्म कहते हैं, और इस्लामिक आइडियोलॉजी खुली हुई है कि ना जुल्म बर्दाश्त करो ना तुम जुल्म सहो। अब इस जुल्म बर्दाश्त करने और जुल्म सहने वाली जो आइडियोलॉजी है, इसमें शहादतें होंगी, इसमें जाने जाएंगी। एक और जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है वो ये कि दुश्मन अगर जुल्म कर रहा है तो दुश्मन के लिए अपने वाइदु मस्ततालहुम मिन कुव्वा, ये आयत है कुरान की, कि अपने आप को तो मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट तौर पर आमादा और तैयार रखो, दुश्मन से किसी सूरत तुम नीचे मत रहो।
आयतुल्लाह खामनाई ने जो अपने जो हुकूमत के लोग हैं उनसे एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हुकूमत से दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है, तुमको डरना है अपने कैलकुलेशन से, अपने गलत कैलकुलेशन से। अगर तुम गलत कैलकुलेशन करोगे तो दुश्मन तुमको मार के चला जाएगा, दुश्मन तुमको पस्त कर देगा। तो अभी यहाँ पर जो ईरान है उसका कैलकुलेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, वो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जंग लड़ रहे हैं। प्लस उनके पीछे जो चीज है और जो अमेरिका और इसराइल के साथ नहीं है वो उनकी आवाम का साथ है। आवाम मैं रात में 1 बजे तक सड़क के ऊपर था, मैं बाहर था, लोग मजमा जो है वो सड़कों के ऊपर ईद भी मना रहा है और ऐलान भी कर रहा है। एक ऐलान है कि मीज़नी व खूब मीज़नी, बेज़न के खूब मीज़नी, कि तुम मारो और तुम बेहतरीन तरीके से मार रहे हो। जैसे जैसे इनको खबरें मिलती हैं कि आज ईरान ने ये, ईरान का अचीवमेंट ये रहा है, फला जगह के ऊपर दुश्मन की फला फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय किया है, वैसे वैसे जो मुल्क की आवाम है, जो उनकी असली ताकत है, वो आने के बाद कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईरानी आर्मी, ईरानी सिपाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये काम किया है। तो राजीव जी कहने का मतलब ये है कि एक तो इन्होंने अपने आप को तैयार किया, 20 साल से इस जंग के लिए तैयार किया, स्ट्रेटेजी तैयार की, प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। उधर जो बात थी उनका मिस कैलकुलेशन था, उन्होंने ईरान को कम आकर और ईरान को ये समझा कि ये वेनेजुएला और क्यूबा और इस तरह की छोटे छोटे ममालिक की तरह है। अभी ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ये ट्रंप जो कह रहा है 48 घंटे की कोई अहमियत नहीं है, तुम 1 घंटे में आ जाओ, तुम 12 घंटे में आ जाओ, बुरे तरीके से तुम होर्मुज में फंसे हुए हो और तुम ये देख रहे हो कि पूरा अब देखिए हालत ट्रंप की ये हो गई है कि वो अरब के ममालिक से कह रहा है, खाड़ी ममालिक से ये कह रहा है कि अगर ये तुम चाहते हो कि जंग को हम कंटिन्यू करें तो $5 ट्रिलियन हमको दो, अगर तुम ये चाहते हो कि हम जंग रोक दें तो हमको तुम $2.5 ट्रिलियन दो। यानी अब ये बात आ गई है पैसे की, कुल मसला फंसा हुआ है इनके इंटरेस्ट का यहाँ के ऊपर। और ये आप समझ लीजिए कि ईरान किसी भी सूरत, चाहे वो हुर्मुज की बात हो, चाहे वो प्लांट्स के ऊपर हमले करने की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके की बात हो, ईरान झुकने वाला नहीं है। और ईरान अगर ये जंग बंद करेगा तो अपने शराइत के ऊपर और अपनी कंडीशंस के ऊपर बंद करेगा। और उनकी पहली और सबसे बड़ी जो कंडीशन है वो ये है कि अमेरिका को इस रीजन से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस रीजन की जो खुशहाली है, इस रीजन का जो पनपना है, जो तरक्की है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि इसका फैसला यहाँ वाले खुद करें। ना इजराइल यहाँ का है, ना ही अमेरिका यहाँ का है। ये लोग बाहर निकले, हम अपना फैसला खुद करेंगे, हम आपस में दोस्त हैं और खुद से तरक्की अब हम खुद तय करेंगे। तंगे हुर्मुज जो है, स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है, वहां से किसे गुजरना है, अगर राक्षी ने कहा मिनिस्टर ने कि अब हम तय करेंगे वहां से किसे गुजरना है, वहां से किसे नहीं गुजरना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है। क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज की वजह से इतना ज्यादा अब पूरी दुनिया परेशान, न खाली तेल और गैस की बात हो रही है, यहाँ से खाद्य पदार्थ जा रहे हैं, यहाँ से खाने पीने की चीजें जा रही हैं, हेलियम जा रहा है, यहाँ से चिप के लिए जो जिन चीजों की, जिन पदार्थ की जरूरत होती है वो चीजें जा रही है, वो सब की सब रुक चुकी है। तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो अमेरिका और यूरोप का हो रहा है। और इसलिए अब इनकी आवाजें निकलना शुरू हो गई है कि तंगे हुर्मुज को जो है वो छोड़ना चाहिए और वहां को आजाद करना चाहिए। और ये ऐसा होने वाला नहीं है जब तक कि ईरान की शर्तें न मान ली जाए। जी, लेकिन ये पहली तस्वीर, ये जो हम लोग देख रहे हैं अभी तक, ये 23 दिनों में 23 डेज हो गए इस जंग के, और इसमें पहली ऐसी तस्वीर आई है जो ईरान से आई है, जहां माफी चाहूंगा इजराइल से आई है, जहां ईरान ने हमला किया, मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे, और उसके बाद, और ये दूसरी तस्वीर वहीं इजराइल की है जहां पे मिनिस्टर को, वहां का जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है उसका विरोध हो रहा है, उसके खिलाफ यहां नारेबाजी चल रही है। काफी देखिए कितना नाराज दिख रही हैं ये सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, सिक्योरिटी वाले जो कर्मचारी हैं उनकी, वो काफी नाराज दिख रही हैं। ये सब कुछ दिख रहा है। ये पहली, इससे पहले कोई तस्वीर नहीं आई थी। ये तस्वीर जब इंडिया में हम तक है तो ये तस्वीर आप तक भी होंगी उधर ईरान में। इसके और क्योंकि इससे पहले कोई तस्वीर ऐसी आती नहीं थी। बंकर में लोग हैं, कुछ बंकरों की तस्वीर आई थी, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। और क्या ये जो शुरुआत में मैं कह रहा था कि जो बंकर से बाहर निकल के नेतन्याहू आ गए हैं और यहाँ ये अभी तक 23
23 दिनों में पहली बार ये माना जाए कि ईरान ने उनकी दुखती रग पर हमला बोल दिया है। डिमोना पे हमला बोलना, अराग शहर पे हमला बोलना, इन सब के क्या मायने हैं, इससे कितना हार्म यहाँ पे और यहाँ से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो सकता है, या ये आसान है ऐसे जैसे कि ईरान के ऊपर कई हमले हुए इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, वैसे ही ईरान ने इनके ऊपर हमला कर दिया है और ये झेल लेंगे, आगे फिर बढ़ेंगे। ऐसा दोनों देशों में फर्क क्या है, जरा ये समझाइए। देखिए, दोनों देशों में फर्क ये है कि अभी तक ईरान के ऊपर ये हमला कर रहे थे, इन्होंने कभी मजा नहीं चखा था। सबसे बड़ी बात तो ये है, यहाँ पर इन्होंने गज्जा में मारा, लोगों को जो है वो बेरहमी के साथ कुचला, इन्होंने लुबनान में कुचला, इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। अभी तक इन्होंने ये वाली जो मजा होता है ना, मार खाने वाला मजा, मार खाने का जो असर होता है ना, वो जो तकलीफ होती है, वो इन्होंने बर्दाश्त नहीं की थी, क्योंकि इनको भी ये जहन में कहीं ना कहीं बैठा हुआ था कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, हमारा कोई कुछ खराब नहीं कर सकता है। ये जब इंसान को ये वाला ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तब वो ये सोचने लगता है कि मतलब अब हम जो चाहे कर लें। लेकिन जब पढ़ने लगती है अपनी तरफ से, जब मार खाने लगते हैं, तो फिर खलबली मचती है। अब आप ये समझ लीजिए कि इनका बाहर निकलना और ये चिल्ला कर कहना कि अब ये जो ईरान है वो हमारे ऊपर अभी कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को मारा है, कहीं पर भी अभी कोई डेटा ऐसा नहीं आया ईरान का। मैं आपको बताऊं कि ईरान ने अभी तक, आप उठा के देख लीजिए डेटा और स्टैट, और वो जगह जहां पर ईरान ने अभी तक मारा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर ईरान ने सिविलियंस को टारगेट किया हो, जहां पर ईरान ने आने के बाद ऐसे लोगों को ह्यूमन शील्ड जो है उसका इस्तेमाल किया हो हमला लेने में। आप देखें कि जब इन्होंने मारा अभी डेमोना में, चाहते तो 10 किलोमीटर और आगे बढ़ के डेमोना का जो इनका न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर मार सकते थे, लेकिन इन्होंने उससे पहले उस जगह को मारा जो जहां पर इनके साइंटिस्ट होते थे, जहां पर जो इनका रिसर्च सेंटर था, वहां पर इन्होंने मारने के बाद ये बताया कि देखो तुम हमारी तरफ अगर मार रहे हो तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं और हम मार सकते हैं, हम तुमको खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम मोरालिटी जो है वो जंग के उसूल होते हैं उसके मुताबिक चल रहे हैं। इन्होंने ईरान के पानी वाला जो प्लांट था उसके ऊपर 32 गांव पानी से जो है वो जिसे कहते हैं महरूम हो गए, वाले प्लांट के ऊपर नहीं मारा। पता है आपको, अगर हैफा पे ये उस रिफाइनरी के ऊपर मारे जहां से पानी फिल्टर होकर जो है वो पूरे इसराइल में जाता है, वहां पर मार दे तो ये प्यासे मर जाएंगे। लेकिन जंग के उसूल, जंग की जो मोरालिटी है उसको देखते हुए इन्होंने पूरा ख्याल रखा है और उसी एतबार से ये आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, एक मौका वो आएगा कि जब ये मानने को तैयार नहीं होंगे, जब ये बात नहीं आएंगे अपने जुल्म से, अपने तजावुज से, तो उसके बाद फिर ईरान मजबूर होगा, क्योंकि वो आखिरी स्टेट होता है कि जहां पर इंसान फिर वो तमाम चीजें भूल जाता है, रियायतें भूल जाता है। अभी ये एक उसका नमूना है। और आप ये देखें कि आज इनके जो ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये ऐलान किया है कि ये एक नमूना है, आगे हम और चीजें आपको दिखाते रहेंगे। यानी जंग बहुत लंबी चलने वाली है। अभी इतनी आसानी से अगर आप लोग ये सोच रहे हैं, इनको बता रहे हैं अगर तुम ये सोच रहे हो अमेरिका और इस्राइल की जल्दी जंग बंद हो जाएगी, तो जंग बंद नहीं होगी, ये भी और आगे जाने वाली है। ये जंग और आगे जाने वाली है, आप बता रहे हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम ईरानी सरकार और IRGC पर हमला करेंगे, हम उनके हर एक नेता, उनके ठिकानों, उनकी आर्थिक संपत्तियों पर हमला करेंगे, हम उनसे जुड़े हर एक पर हमला करेंगे। आप लोग अपनी जनता को कह रहे हैं आप लोग लापरवाह ना हो और मिसाइल अलर्ट यानी सायरन बजने के साथ ही तुरंत ही आप शेल्टर में बंकर में जाएं, ये कह रहे हैं बिन्यामिन नेतन्याहू अपने देश के आवाम को। वो ये बात कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये साफ दिखाई दे रहा है कि हमला ईरान ने बड़ा तगड़ा किया है। लेकिन एक बात बताइए, इसी बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के पास अब वो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जिससे वो लंदन, पेरिस और बर्लिन पर हमला कर सकता है। इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या इसके ये कहने का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले कहता चलूं कि ईरान क्यों मारेगा। ईरान जो है वो लंदन, बर्लिन या जहां भी है उसके जो बता रहे हैं क्यों मारेगा, वहां पर ईरान वही मारेगा। अभी तक जो पहली बात तो ये कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसने आज तक, आप चैलेंज है, आज तक उसने कभी किसी मुल्क के ऊपर पहले हमला नहीं किया। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, ये इस इस्लामिक रेजिम की कि जो इस्लामी इनकलाब जमहूरियत इस्लामी ईरान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, इसने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया। इराक ने इसके ऊपर हमला किया, इन्होंने अपना डिफेंस किया। इजराइल ने, अमेरिका ने इनके ऊपर हमला किया, इन्होंने अपने डिफेंस में फिर हमला करना शुरू किया। पहली बात तो हिस्ट्री ईरान की ये है। दूसरी बात ये है कि अब ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं
कि जो दूर तक मार कर सकते हैं। तो अभी तक जो लियो गॉर्सिया वाला जो वो है टापू मारा है अभी, जी ये ईरान ने भी कंफर्म नहीं किया है, ये उनकी वेस्टर्न मीडिया उन सोर्सेस से आई बातें। दूसरी बात ये कि ईरान को जरूरत नहीं है कि इतने लंबे मिसाइल मारे, इतने लंबा मिसाइल मारे। वो अरब सागर में जाने के बाद अपने शिप के जरिए से भी 1000-1500 किलोमीटर की मिसाइल भी मार सकता है। ये एक बात है। अभी हम बात करते हैं हक की। अच्छा ये बताइए, आप जो है वो दूर तक मार करने वाले मिसाइल बना सकते हैं, आप दूर तक मार करने वाले फाइटर जेट्स बना सकते हैं, आप न्यूक्लियर जो है वो हथियार बना सकते हैं। ईरान को ये हक नहीं है। ईरान क्या अपने जो है वो, अगर मान लीजिए दूर से इनके ऊपर हमला हो रहा है, तो क्या ये दूर तक मार करने वाली मिसाइल बनाने का इनको हक नहीं है? हक है इनको। और ये तो क्या कहते हैं, इंटरनेशनल कानून है कि अपने दिफा का, अपने डिफेंस का हक है। एक वो मुल्क जिसने आज तक दुनिया में किसी को परेशान नहीं किया, आज तक उसने दुनिया में दोस्ती का पैगाम दिया और आज तक दे रहा है। आप हमारे मुल्क की मिसाल ले लें, हमारे मुल्क के लिए उसने क्या नहीं किया। उसने हमारे मुल्क के लिए गैस देने की, गैस पाइपलाइन पहुंचाने की बात की उसने। 1994 में पीस गैस पाइपलाइन का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ। 2008 में अमेरिका ने आगे उसको बंद करवा दिया। हमारे मुल्क का कितना बड़ा नुकसान हुआ। हमारे पीस गैस पाइपलाइन है, दोस्ताना पाइपलाइन है, अगर वो हमारे मुल्क तक पहुंची तो आज जो हालात हो रहे हैं, जो लोग जान दे रहे हैं गैस की लाइन में, वो नहीं होती। ठीक है। उसके बाद 2019 में ईरान कितनी सस्ती गैस देता था सिर्फ दोस्ती के हवाले से, और आयतुल्लाह शहीद खामनेई वो कई मर्तबा कह चुके हैं कि ईरान की, हिंदुस्तान की आवाम हमारी दोस्त है, उनके दोस्त हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। सैकड़ों हमको जो है मिसालें इसकी मिल जाती है। आप खाड़ी के देशों में आए, अभी तक तीन लीडर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम अपने पड़ोसियों के दोस्त हैं, उनके साथ गहरे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, हम उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि तुमने उनको अपनी जमीन के ऊपर जगह दी है, तुमने उनकी जमीन, अपनी जमीन पे इजाजत दी है कि वो तुम्हारी जमीन से उड़ के आए और हमारे लीडर को शहीद करें, बच्चों को शहीद करें। 165 के नजदीक बेगुनाह बच्चे शहीद हुए, वो तुम्हारी जमीन से उड़े हैं। तो हमारा जो है हक है कि हम इनको खत्म करें। तो अब जब जहां तक बात हक की आती है, तो वहां पर दूर तक मिसाइल 2000, 10,000, 12,000, 15,000, यहां तक अपने डिफेंस की बात आती है, अपने बचाव की बात आती है, तो ये अक्ल भी कहती है और इंटरनेशनल कानून भी कहता है कि अपने बचाव के लिए हर वो हथियार आप बना सकते हैं जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह नहीं हो। इन्होंने न्यूक्लियर बम नहीं बनाया, परमाणु बम नहीं बनाया। इमाम खामनेई कहते रहे कि ये इस्लाम की तालीम नहीं है, हमारा मजहब इंसानियत का मजहब है, इंसानियत को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे। जबकि इनके अंदर ये क्षमता है, जबकि इनके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है, ये बना सकते हैं, जब चाहे बना लें, लेकिन ये नहीं बना रहे और नहीं बनाएंगे। लेकिन जब इनके ऊपर हक की बात आती है, इनके डिफेंस और दिफा की बात आती है, तो जाहिर सी बात है ये मिसाइल बना रहे। अब ये नेतन्याहू जो है वो डराने की कोशिश कर रहा है कि देखो ये तरीका क्या है कि वो ये चाह रहा है कि इन ममालिक को, नेटो के ममालिक जो अभी कल निकल के भाग गए हैं, इराक से भी निकल गए हैं, और उन्होंने आगे यूरोपियन यूनियन ने भी और नेटो के ममालिक ने भी ये बता दिया है कि ये जंग हमारी नहीं है, इसमें शरीक होने वाले नहीं। नेतन्याहू और अमेरिका, ट्रंप जो है वो अलग थलग पड़ रहा है इस वक्त, दोनों अलग अलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, और अब ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों को अपनी तरफ लेकर आए ताकि इस जंग में वो भी, उनको भी झोंक दिया जाए और वो भी जंग में फंस जाए। लेकिन अभी ऐसा लगता है नजर नहीं आ रहा है। रही बात मिसाइल की, तो मिसाइल उनका हक है और वो बनाएंगे, और मजबूत से मजबूत मिसाइल उनको बनाना भी चाहिए। ये बात आगे भी कहती है और कानून भी कहता है। जी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा कमेंट अपने पैनलिस्ट साथियों से लेता हूं, फिर आपके पास दोबारा आता हूं। प्रेम कुमार जी, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर प्रोफेसर जी ये लड़ाई चलेगी, आप भी कह रहे हैं ये लड़ाई अभी चलेगी, और ईरान बहुत ही दमदारी के साथ इस लड़ाई में हिस्सा ले रहा है और आगे लेगा। जरा आना चाहता हूँ जल्दी से अमलेंदु जी के पास। अमलेंदु जी को ले आइए स्क्रीन पे, जरा समझूं। अमलेंदु जी, आपको भी लगता है कि ये लड़ाई चलेगी? अभी जंग चलेगी, लंबी चलेगी, चूंकि ईरान की जो शर्तें हैं जंग रोकने की, उन शर्तों पे अमेरिका तैयार नहीं होगा। सबसे बड़ी शर्त जो है वो यही है कि आप जो है इसका हर्जाना दीजिए जो हमारा नुकसान किया है आपने, और इसके बाद आप इधर झांकेंगे नहीं, और अपने जो आपके यहाँ सैन्य अड्डे हैं वो यहाँ से आप हटा लीजिए।
अब राजीव जी जो बीबीसी का अरबी चैनल है जिस पे एक संवाददाता जो है मतलब वहाँ का वो कह रहा है, जिसके जॉन अब्दी साहब जो है वो भी उसका जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका ने मांग की है खाड़ी देशों से कि भाई या तो $5 ट्रिलियन तो इस लड़ाई को आगे करने के लिए, वरना $3.5 बिलियन जो वो इसको हम यहाँ से मतलब जंग खत्म कर दें। तो अब राजीव जी इस जंग की असली कीमत जो है वो अमेरिका तो चुकाएगा, वो चुकाएगा ही, इजराइल भी चुकाएगा, वो चुकाएगा ही। इस जंग की कीमत खाड़ी के देश भी अब इसकी चुका रहे हैं राजीव जी, और इसीलिए अब खाड़ी के देशों में एक बेचैनी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है ट्रंप साहब को लेकर और आगे के जो परिदृश्य बनेगा उसको लेकर। क्योंकि खाड़ी के देश जितने भी हैं राजीव जी वो सब तो अमेरिका के साथ खड़े हुए थे और अभी भी खड़े हुए हैं, सरकारें उनकी अमेरिका के साथ खड़ी हुई हैं, पैसा भी देते हैं अमेरिका को। लेकिन अमेरिका अगर ये जंग में विड्रॉ करने के लिए भी पैसा मांग रहा है तो ये राजीव जी एक तरीके से कहा जाए जो हफ्ता वसूली किया करते हैं माफिया, तो वो ट्रंप साहब ये साबित कर रहे हैं। तो यानी ट्रंप साहब की पूरी स्थिति जो है राजीव जी वो एक माफिया की हो गई है, अंतरराष्ट्रीय माफिया। अब दरोगा से बढ़कर वो आगे माफिया हो गए, तो आप इसको ये कह सकते हैं। तब तो दुनिया के दरोगा थे, अब दुनिया के माफिया बनने की तरफ चल रहे हैं। लेकिन राजीव जी माफियाओं की जो अवगति होती है वो बड़ी खतरनाक हुआ करती है। तमाम हम लोगों के सामने है नज़ारे माफिया किस तरीके से निपटते हैं। तो ट्रंप साहब जो है इसको भी आगे सोचकर चले, मुझे लगता है तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आगे क्या हो सकता है। दूसरा राजीव जी, ट्रंप साहब यहाँ से निकलने का मुझे लगता है कि एक एग्जिट प्लान निकाल सकते हैं, और वो एग्जिट प्लान होगा ट्रंप साहब जैसे भी सो के उठे हैं कि 48 घंटे में हम करेंगे, और 48 घंटे बाद कहेंगे कि हमने जंग जीत ली और ईरान का पुनर्निर्माण अब हम करेंगे। जैसे गाजा के लिए कहा उन्होंने, गाजा पीस बना दिया उन्होंने, और उसमें भारत भी शामिल है कि भाई आप भी पैसा दीजिए, सब पैसा दीजिए। तो ट्रंप साहब की असली लड़ाई तो राजीव जी खून में व्यापार की है। तो ट्रंप साहब तो अपने खून में जो व्यापार है उसके जरिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो राजीव जी हमेशा लड़ाइयाँ जो है वो व्यापारियों उसके बल्कि पे नहीं चला करती हैं। व्यापारी जो भामाशाह तो बन सकते हैं लेकिन राणा प्रताप नहीं बन सकते। तो ये राजीव जी परिस्थितियां जो है ये ट्रंप साहब के सामने, ट्रंप साहब को तय करना है कि वो वहां से कैसे निकलेगा। मुझे लगता है कि वो निकलने का ही यहाँ से एग्जिट प्लान देख रहे हैं। लेकिन राजीव जी नेतन्याहू जो है वो अभी भी निकलने नहीं देगा, ये फिर समझ में आ रहा है, क्योंकि आज नेतन्याहू ने भी जो कहा है। और मुझे लगता है कि ट्रंप साहब तो सो के उठकर, जैसे कि जॉन अब्दी साहब कह रहे थे, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, हम तो नहीं जानते कौन सा नशा करते हैं। लेकिन अगर इजराइल कह रहा है तो इसका मतलब राजीव जी नेतन्याहू अगर कह रहा है तो वो इस जंग को खत्म नहीं होने देगा किसी भी तरीके से। क्योंकि अगर जंग खत्म होती है तो ट्रंप कहेंगे कि भाई अब ये नुकसान जो है, ये नुकसान नेतन्याहू साहब आपको भी देना है। ये नुकसान जो हुआ है, चाहे वो अमेरिका का हुआ हो, चाहे ईरान का हुआ हो, चाहे खाड़ी देशों का हुआ। तो राजीव जी मुझे लगता है कि यहाँ पर आकर जो एक संघर्ष की स्थिति जो है वो इनके जो अमेरिका के मित्र देश हैं उनके बीच में इस तरीके की परिस्थितियां बनेंगी। तो ये एक तरीके से कहा है राजीव जी, बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि ट्रंप साहब निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो रास्ते उनको मिल नहीं पा रहे हैं और कोई उनकी इसमें मदद करने को तैयार नहीं है। अब उनके जो प्रिय मित्र हैं वो भी इसमें मदद कर सकते थे, लेकिन अब पता नहीं करेंगे उनके मित्र नहीं करेंगे, क्योंकि ईरान ने कहा है कि भाई आप ब्रिक्स के चेयरमैन हैं तो आप इसकी निंदा कीजिए। तो अगर निंदा करे ईरान पे हमले की तो फिर इनको जिम्मेदारी सौंपी जाए। जैसे आपने यूक्रेन का बार जंग रुकवा दी थी तो इसको भी रुकवा, पप्पा बार रुकवाएं। लेकिन पप्पा जो है राजीव जी उनको तो 22 दिन लग गए सिर्फ जो है खामेनेई की शहादत पे जो है अपना शोक प्रकट करने के लिए। तो 22 दिन में वो भी तब कि जब शोक नहीं, हाँ शोक नहीं, मतलब उसकी निंदा जो है, मतलब जो नहीं निंदा भी नहीं। और सिर्फ यहाँ दो बातें हुई हैं। एक तो ये कि ईद है, उसको बधाई दी गई है, नए सुप्रीम लीडर को नहीं बधाई दी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, तो यानी शोक तो मतलब इस पे तो कर रहे हैं ना कि जंग रुकनी चाहिए, वरना अभी तक तो कतर से ही बात कर रहे थे, कतर से ही कह रहे थे कि आपके ऊपर जो आपकी उस पर हमला जो है वो गलत है। अब तो आप ईरान से बात भी कर रहे हैं, मजबूर होकर आपको करनी पड़ रही है। तो ये राजीव जी दिक्कतें आ रही हैं। तो ट्रंप साहब यहाँ से निकलने का निश्चित तौर पर रास्ता देख रहे हैं। लेकिन राजीव जी जंग जो है वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है। किसी भी देश का जो ताकत होती है वो उसकी सेना से ज्यादा उसका अवाम होता है। क्या राजीव जी आप ये कल्पना कर सकते हैं कि इजराइल में भी लोग इसी तरीके से सड़कों पर निकल कर आएंगे जिस तरीके से ईरान निकल कर आ रहे हैं? क्या अमेरिका में भी लोग इस तरीके से निकल कर आएंगे जिस तरीके से ईरान निकल कर आ रहे हैं? इसका उत्तर राजीव जी ना में है। और ये जज्बा जो पैदा होता है राजीव जी वो राष्ट्र के प्रति जो समर्पण होता है उससे पैदा होता है, जिसके मामले में अमेरिका और इजराइल जो है वो दोनों फिसड्डी नजर आते हैं। हालांकि राष्ट्रवाद का नारा जो है हमारे वाले तो उन्हीं से लेकर आते हैं, फादरलैंड जो है, तो वो ठीक है, उनका होगा अपना, उनका राष्ट्रवाद वहां से आता होगा। लेकिन ये सारी चीजें हैं राजीव जी, मुझे लगता है कि ट्रंप साहब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा है।